वेलकम डियर फ्रेंड्स। शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी। मतलब जो मनोव्याधि है उसका वर्गीकरण हम कैसे करें, जो खास करके जो मनोवैज्ञानिक विकार हैं, हाउ टू क्लासिफाई देम, और क्या उसके पीछे हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है क्लासिफिकेशन की। द क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी। शुरुआत हम करते हैं। साइकोपैथोलॉजी क्या है? द साइंस दैट स्टडीज एंड डायग्नोज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सो आई नीड टू एक्सप्लेन मोर। नेक्स्ट हम इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है, इंट्रोडक्शन। ये किस चीज का इंट्रोडक्शन है? क्लासिफिकेशन। यू नो, क्लासिफिकेशन इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ साइंस। जो साइंस आपका है, कोई भी विज्ञान, चाहे वो फिजिकल साइंसेज हो, सोशल साइंसेज हो, या दूसरे कोई भी साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, तो सभी के अंदर क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके डोमेन में जो चीजें आती हैं जिनको हमें स्टडी करना है, उसको कैटेगराइज करना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ ट्रेड्स होते हैं। उन ट्रेड्स को, जो सिमिलर ट्रेड्स होते हैं, उनको एक कैटेगरी में रखते हैं। या ठीक इससे क्या होता है, इट बिकम इजियर फॉर स्टडिंग, उनको पढ़ना, रिसर्च जो आउटपुट होती है उसका कम्युनिकेट करना, उनके जो मेडिकेशन है, दवाइयां देना है, वो आसान हो जाता है, बिहेवियर को मैनेज करना आसान हो जाता है। ठीक है, इस तरह से क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत पड़ती है। हालांकि द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद है, उसमें भी हम डीपली जानेंगे कि क्लासिफिकेशन की हमें क्यों जरूरत है। फिर भी जो क्लासिफिकेशन है ये क्या करता है? इट इंप्रूव्स द ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, यानी कि उसका मेजरमेंट, उसका एसेस, उनका एनालिसिस और उनकी आउटपुट, ये सारी चीजें कम से ऑब्जेक्टिविटी। तो क्लासिफिकेशन किसी भी अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जो उस अध्ययन की ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ाता है। उसको समझने में हमें आसानी होती है किसी भी विषय को। आप देख, तभी तो देखा जाता है कि जब आपकी कॉलेज में आप आते हैं, तो आते ही सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज यू हैव बीन अलॉटेड रूम्स सब्जेक्ट। उसके बाद आपका क्या होता है, यू आर क्लासिफाइड इनटू टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि महाविद्यालय का जो प्रशासन है वो बच्चों को अच्छे से सुविधाएं उपलब्ध करवा सके, पढ़ाना आपको आसान हो, और जो आपको मॉनिटर करना भी आसान हो। इसलिए सेक्शन वाइज, क्लासेस वाइज आपका टाइम टेबल बनाया जाता है। तो ये क्या होता है, इट्स ए काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ टेकिंग क्यू फ्रॉम दिस, इस चीज को ध्यान में रखते हुए तो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको भी क्लासिफाई किया गया। पहले, बहुत पहले क्लासिफाई नहीं किया गया था। लगभग 1949 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। उससे पहले कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को लोग मानते ही नहीं थे। वो कहते थे कि किसी ये और ही कारण से है, भूत प्रेत के कारण से है, या कोई ना कोई नजर लग गई, समथिंग समथिंग ऐसी बात लोग किया करते, कोई आत्मा इसमें आ गई। उसके बाद से जब ICD-6 आया, बताऊंगा क्या होता है वो, तो तब से ही इसकी क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई। क्योंकि सभी साइंसेज ने, जो दूसरे साइंसेज थे, मेडिसिन ने भी, सबने बहुत पहले अपने बीमारियों का, चीजों का क्लासिफिकेशन कर लिया था। तो मेंटल डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन बहुत लेट हुआ। जब क्लासिफाई किए गए तो तब इनको मॉनिटर करना, इनका ट्रीटमेंट करना, डायग्नोज करना आसान हो गया। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, बेस्ट पार्ट क्लासिफिकेशन का यही है, मीन्स दैट हेल्प्स इन identification, diagnosis, and giving appropriate interventions. That is the basic function of classification. अब साइकोपैथोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी कुछ हम जब पढ़ते हैं तो मेंटल डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं, साइकोपैथोलॉजी।
साइकोपैथोलॉजी नॉर्मल पैथोलॉजी से एंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि फंक्शन एक है इनका। पैथोलॉजी का फंक्शन ये है कि व्यक्ति के अंदर जो फिजिकल डिसऑर्डर है उनका डायग्नोस करना। साइकोपैथोलॉजी का फंक्शन ये है कि उसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का डायग्नोस करना। लेकिन पैथोलॉजी से हटकर साइकोपैथोलॉजी जो कुछ नई टर्म्स का इस्तेमाल करती है, वो कौन कौन सी टर्म्स है ये हमें हमेशा आपको याद रखना है। देखिए, साइकोपैथोलॉजी में और साइकोलॉजी में किसी को भी पेशेंट नहीं बोला जाता, मरीज नहीं कहते हम किसी को, उसको हम कहते हैं क्लाइंट, मुवक्किल कहते हैं उसको, याद रखना। सो व्हेन यू बिकम फुल फ्लेज साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और some professor or teacher in or some in hospital you will be working, that time ensure that you never use the word patient. जो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आता है वो क्लाइंट कहा जाएगा। ये हमारी ट्रेडिशन है, साइकोलॉजी में ट्रेडिशन है। हालांकि हम पेशेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन करेक्ट टर्मिनोलॉजी है क्लाइंट। दूसरा, किसी व्यक्ति को अगर कुछ परेशानी है तो जो पैथोलॉजी है उसको वो बीमारी का नाम देती है, डिजीज का नाम देती है। जैसे किसी को पेट में दर्द हो गया तो कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम इसको है, इसको गैस्ट्रो की इसको बीमारी है, डिजीज। सिर दर्द वाला इसको सिर की बीमारी है। पैथोलॉजी बीमारी शब्द का इस्तेमाल करती है, डिजीज शब्द का इस्तेमाल करती है। मनोविज्ञान कभी भी डिजीज का शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, वो इस्तेमाल करते हैं किसका? डिसऑर्डर शब्द का। किसका इस्तेमाल करते हैं? डिसऑर्डर शब्द। तो याद रखें, क्लाइंट एंड डिसऑर्डर। थर्ड वन, पैथोलॉजी में क्या है, एलोपैथी में या होम्योपैथी में या आयुर्वेद में हम क्या देते हैं? सभी को बीमारी का इलाज करने के लिए औषधियां देते हैं, दवाइयां देते हैं। लेकिन मनोविज्ञान में कोई दवाई नहीं दी जाती। साइकोपैथोलॉजी में केवल टॉकिंग क्योर, बातचीत के माध्यम से ही व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया जाता है, क्लाइंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। टॉकिंग क्योर याद रखें, अगर टॉकिंग क्योर का बेस्ट एग्जांपल आपका है गीता का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 45 मिनट में युद्ध लड़ने के लिए तैयार कर लिया था, मात्र किसी से? बातचीत के माध्यम से, टॉकिंग क्योर के माध्यम से। उसकी असामान्यता को उन्होंने दूर कर दिया। फोर्थ वन, पैथोलॉजी में हम डायग्नोसिस, सिम्टम्स एंड एटियोलॉजी, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। डायग्नोसिस क्या है? यह पता लगाना है कि व्यक्ति में कौन सी बीमारी है। सिम्टम्स क्या होते हैं? उसके लक्षण क्या होते हैं, बीमारी के लक्षण क्या है। और उसका होता है एटियोलॉजी, रोग विज्ञान, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसको एटियोलॉजी बोलते हैं। लेकिन मनोविज्ञान में इन सब चीजों के लिए एक ही शब्द है, फॉर्मुलेशंस। क्लियर? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम साइकोपैथोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, क्लाइंट, डिसऑर्डर, टॉकिंग क्योर एंड फॉर्मुलेशंस। फॉर्मुलेशंस में क्या होता है? व्यक्ति का ये जानना होता है कि वो उससे किस बीमारी से वो ग्रस्त है, किस प्रकार का डिसऑर्डर उसमें है, मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर है। फिर ये जानना होता है कि उस डिसऑर्डर को दूर करने के लिए किस प्रकार की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और अंत में कि अगर किसी व्यक्ति में कोई असामान्यता है, डिसऑर्डर है, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। सो ये चार इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं विच आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन साइकोपैथोलॉजी। अब बात आती है क्लासिफिकेशन अप्रोचेज की, कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, अप्रोचेज है जिनके माध्यम से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो तीन है। नंबर वन, कैटेगोरिकल अप्रोच, दूसरी है डायमेंशनल अप्रोच, एंड थर्ड वन इज द प्रोटोटिपिकल अप्रोच। ये क्या क्या होती है, इनमें क्या क्या है, आपको नाम याद करना बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, तो आप इसको CDP के नाम से याद कर सकते हैं, कैटेगोरिकल, डायमेंशनल एंड प्रोटोटाइपिकल अप्रोच। सबसे पहले करते हैं शुरुआत कैटेगोरिकल अप्रोच की। कैटेगोरिकल का मतलब होता है कैटेगरी से ये शब्द बना हुआ है, मींस स्पष्ट, कैटेगोरिकल। जैसे
नमक और चीनी दोनों अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। नमक और चीनी को अगर मिला भी देंगे तो वो नमक चीनी नहीं रहेंगे, एक अलग कैटेगरी उनकी बन जाएगी। मतलब द कैटेगरीज, उनका एक कुछ भी पार्ट एक दूसरे से नहीं मिलता है। कुछ तो मिलता है, कहोगे रंग तो मिलता है उनका, चीनी का और नमक का। उनके कुछ विशेषताएं जो है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में नहीं मिलती है। तो ऐसी चीजों को जब क्लासिफाई करते हैं तो उनकी कैटेगरीज में उनको अलग अलग डाल देते हैं, एंड दैट टाइप ऑफ अप्रोच इज नोन एज द कैटेगोरिकल अप्रोच। दिस अप्रोच assumes that each mental disorder is distinct and exclusive from others। मतलब हर मानसिक विकार डिस्टिंक्ट मतलब एक बिल्कुल अलग ही है और दूसरों से कोई मेल मिलाप उसका नहीं है, दूसरे जैसा उसका कुछ भी नहीं। A categorical approach to classification assumes that distinctions among members of different categories are qualitative। इसका मतलब समझाऊंगा आपको। मतलब कि जो कैटेगरिकल अप्रोच है क्लासिफिकेशन का, ये मानता है कि किसी एक समूह में, चाहे वो वस्तुओं का समूह हो, मेटल्स का समूह हो, व्यक्तियों का समूह हो, पेड़ पौधों का, जानवर, कैसा भी समूह, तो उनके अंदर जो अंतर होता है ना, वो क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, मतलब उसको हम उस क्वालिटी के आधार पर, उनकी क्वालिटी के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। आप देखेंगे कि मार्केट में आप जाते हैं तो ठेले वाला है, जो रेडी वाला, वो क्या करता है, 2-3 प्रकार के केले रखता है। ये जी 40 रुपए, ये वाले 50, ये वाले 60, सारे केले ही है। बट उन्होंने क्या किया, उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको क्लासिफाई कर लिया, वर्गीकरण उनका कर लिया। समझ आ गया आपको? तो यही कहते हैं कि उनकी क्वालिटी के आधार पर वो जो बनाना है, दैट बनाना आर प्योरली क्लासिफाइड। क्लियर? ऑन दैट बेसिस मेंटल डिसऑर्डर्स टू आर क्लासिफाइड। ठीक, अब क्रेपलिन जो थे, उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्लासिफाई किया था पहली बार। उससे पहले तो लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को एक दुरात्मा का कारण मानते थे, भूत प्रेतों का कारण मानते थे। क्रिपलिन ने कोशिश की कि वो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, दे रिजल्ट्स फ्रॉम दी बायोलॉजिकल कोजेस। व्यक्ति के शरीर में कुछ कमियां होती हैं जिसके आधार पर व्यक्ति के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। ये क्लासिफिकेशन किया था किन्होंने सबसे पहले, क्रेपलिन ने। एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम, क्रेपलिन के अनुसार क्या होता है, एवरी मेंटल डिसऑर्डर हैव वन डिफाइनिंग क्राइटेरिया व्हिच एवरीबॉडी इन द कैटेगरी शुड मीट। कहते हैं कि हर मानसिक विकार का अपना अपना एक विशेषता होती है, अपना अपना एक डिफाइनिंग क्राइटेरिया होता है, और किसी व्यक्ति को उस मानसिक विकार की कैटेगरी में डालने के लिए उस व्यक्ति के अंदर उस मानसिक विकार से संबंधित विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट वाज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी गिवन बाय द क्रेपलिन। वो कहते हैं कि एग्जांपल ले लीजिए स्किज़ोफ्रेनिया। तो स्किज़ोफ्रेनिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिस व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है तो वो कुछ विशेषताएं हमें दिखाता है। तो अगर वही विशेषताएं किसी दूसरे व्यक्ति में दिखाई देती है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को भी स्किज़ोफ्रेनिया है। आप देखेंगे कि सर को आज छींके आ रही है, बहुत जुकाम हो चुका है, आप क्या कहेंगे कि छींक मार के फैशन कर रहे हूं मैं, तो क्या कर रहा हूं, छींक मार को स्टाइल है छींक मारने का। आप कहेंगे नहीं, सर को जुकाम हो रखा है, सर्दी लग गई होगी। कैसे आपको पता लगा? क्योंकि दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम द फ्लू। आप भी जानते हैं कि जिस व्यक्ति को फ्लू है उसको छींके आती है, और सर को छींके आ रही है, इसका मतलब सर को फ्लू हो रखा है। तो ये देखो कैटेगराइजेशन है। क्लियर? तो यानी कि एक कैटेगरी का अगर कोई क्राइटेरिया मीट करता है तो उस व्यक्ति को या उस वस्तु को उस कैटेगरी में डाला जा सकता है। अब कहते हैं वंस अ कैटेगरी हैज बीन डिफाइंड देन इंडिविजुअल इज ईदर अ मेंबर ऑफ द कैटेगरी और नॉट। जब हमने कैटेगरी को डिफाइन कर लिया है तो उसमें एक व्यक्ति या तो उसका मेंबर है या नहीं है, ये बात मान के आप चले। तो मोटे तौर पर आपको बताता हूं, कैटेगरिकल अप्रोच का मतलब है ये क्वालिटेटिव होती है,
व्यक्ति की वस्तुओं की क्वालिटी के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरीज में उनको वर्गीकरण किया जाता है। और सबसे पहले साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जो कैटेगराइजेशन किया था, क्लासिफिकेशन किया था, दैट वाज गिवन बाय द क्रेपलिन, और उन्होंने बताया था कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कुछ बायोलॉजिकल कॉजेस होते हैं। अब दूसरी अप्रोच हमारी है डायमेंशनल अप्रोच। इन दिस अप्रोच, यानी कि डायमेंशनल अप्रोच में क्या होता है, वेरियस कॉग्निटिव डायमेंशंस ऑफ द क्लाइंट आर ऑब्जर्व्ड एंड क्वांटिफाइड यूजिंग अ रेटिंग स्केल। देखिए यहां पर शब्द आ गया आपका, मैं इसको शो कर देता हूं आपको। दिस इज द वर्ड विच आई एम लुकिंग फॉर, दिस इज नोन एज द क्लाइंट। अगर आपके लिए यहां पर पेशेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो डायमेंशनल अप्रोच ये कहती है कि जो हमारी अलग अलग जो कोग्निटिव डायमेंशन होती है ना, कोई ट्रेट्स होते हैं हमारे, परसेप्शन है, मेमोरी है, अटेंशन है, और ये सारी चीजें जो हमारी होती है ना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, ये सारी क्या आपकी कोग्निटिव डायमेंशन। अब इन डायमेंशन को, इन फीचर्स को क्वांटिफाई किया जाता है, उनको नंबर्स दिए जाते हैं। तो वो नंबर कैसे दिए जाएंगे? अब इंटेलिजेंस को कैसे नंबर देंगे? आईक्यू नाप, आईक्यू कैसे नापेंगे? एम ए बटे सी ए, लिख देता हूं, एम ए डिवाइडेड बाई सी ए और इंटू 100। ये देखो, इस प्रकार से हम आईक्यू को क्वांटिफिकेशन करते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि आईक्यू को क्वांटिफिकेशन, सी तो पता चले क्रोनोलॉजिकल एज है, 100 आपको बताइए, एम ए कहां से निकलेगी? एम ए मेंटल एज, कोई ना कोई टेस्ट लगाएंगे, इंटेलिजेंस मेजरमेंट का टेस्ट लगाएंगे। तो टेस्ट लगाने के बाद हमारे पास कुछ नंबर्स आएंगे, उन नंबर्स को यहाँ रखेंगे, उसको फिर उसकी एक्चुअल एज जो ईयर्स में है उससे डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको 100 से गुणा कर देंगे, तो तब हम कह सकते हैं कि ये उसकी आईक्यू। अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन के सिम्टम्स है तो 5 नंबर दिए जाएंगे, कम है तो 4, ऐसे करते करते उसको नंबर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, डिप्रेशन का हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। टोटल कई सारे क्वेश्चन होते हैं, कई सारे आइटम्स होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट में, हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। जब वो नंबर आ गया तो उसके आधार पर हम बता पाएंगे कि व्यक्ति में डिप्रेशन है या नहीं है। ठीक है। और इसका एक बिंदु और होता है डायमेंशनल अप्रोच का, ये अप्रोच ये मानती है जो कॉग्निटिव कंपोनेंट्स होते हैं या जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूटी में होते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है ना, एक लगातार कॉन्टिन्यूम में होते हैं। ठीक है। और इसके बाद एक इसकी अजम्पशन और है, तो वो ही assumption इसकी ये है डायमेंशनल अप्रोच की कि दैट कॉग्निटिव कंपोनेंट्स कैन बी क्वांटिफाइड, उनको क्वांटिफाई किया जा सकता है, उनको नंबर्स दिए जा सकते हैं। जब उनको नंबर मिलते हैं, क्वांटिटेटिव जब हो जाती है, उसको आसान, उसको इंटरप्रेट करना आसान होता है। अब एक पॉइंट इसमें रह गया ये कि हो सकता है इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में ना आया। देखिए, दिस अप्रोच assumes that cognitive components and personality traits exist in continuity. In other words, they are continuous variables. कंटिन्यूस वेरिएबल्स और डिस्क्रीट वेरिएबल्स दो प्रकार के होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब हो गया फिक्स कैटेगरी, जैसे मेल एंड फीमेल, दीज आर दी डिस्क्रीट और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। वेयरएज इंटेलिजेंस आपका क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल्स। मतलब एक व्यक्ति की आईक्यू 110 हो सकती है, फिर उसी की कंटिन्यूटी में 120 हो सकती है, 130 हो सकती है, 140 हो सकती है। अब हम कह सकते हैं कि 100 में और 40 में कितना अंतर है, 40 का। 100 में 30 में 30 का है, 100 में 110 में 10 का है, 130 में 140 का भी अंतर 10 का ही है। तो इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस वेरिएबल। ओके। और आज का आखिरी पॉइंट, प्रोटोटिपिकल अप्रोच। So this approach identifies certain defining features of disorder. इसका अप्रोच का, इस प्रोसेस का यही एक केंद्रीय बिंदु है कि ये किसी भी डिसऑर्डर के कुछ डिफाइनिंग फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पता लगा ली जाती है। डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं, आप देखते हैं ना कि हर टीचर के आपने कुछ फीचर्स बना लिए, उसके चलने का स्टाइल आपने देख लिया कि ये टीचर ऐसे चलता है, तो आप उसको दूर से ही उसके चलने के स्टाइल से आप अंदाजा लगा लगते हैं कि राजेश सर आ रहे होंगे, बहुत तेजी चलते हैं, स्पीड से चलते हैं। ठीक है, ये आपको आइडिया लग जाता है, चाहे आपने मेरा फेस देखा है या नहीं देखा है।
दैट इज द डिफाइनिंग फीचर। इसी प्रकार से प्रोटोटिपिकल अप्रोच कहती है कि हम किसी न किसी डिफाइनिंग फीचर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी एक मेंटल डिसऑर्डर का, और उसके आधार पर व्यक्ति को हम क्लासिफाई करते हैं। दिस अप्रोच इज फ्लेक्सिबल। ये अप्रोच क्या फ्लेक्सिबल है, मतलब कहने का ये है, ये साफ कहता है कि एक व्यक्ति में अगर डिप्रेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उसमें सामान्य व्यक्ति के भी कुछ गुण हो सकते हैं। डायमेंशनल अप्रोच और कैटेगोरिकल अप्रोच ये नहीं मानती। कैटेगोरी तो कहती है कि उसके अंदर सारे डिप्रेशन के फीचर होंगे, डायमेंशन में भी ये कहती है उसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, लेकिन प्रोटोटिपिकल अप्रोच ये कहती है कि नहीं, कुछ उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डिप्रेशन के होंगे, अरे कुछ तो ऐसे भी होंगे इसमें जो सामान्य व्यक्ति के हो सकते हैं। गेट द पॉइंट? दिस अप्रोच सजेस्ट दैट इंडिविजुअल शुड मीट सम क्राइटेरिया to include in the particular classification. For example, to designate an individual suffering from depression, he should manifest at least 3 symptoms out of the 5 important symptoms. यानी कि जो डिप्रेशन के 5 मुख्य सिम्टम्स होते हैं, उन 5 में से कोई व्यक्ति कम से कम 3 सिम्टम जरूर दिखाए। जो टिपिकल अप्रोच है, प्रोटोटिपिकल जो अप्रोच है, वो ये मानती है। वो कौन कौन से 5 सिम्टम्स हैं? पहला, डिप्रेस्ड कंडीशन ऑल डे, मतलब पूरा दिन व्यक्ति डिप्रेस्ड स्थिति में रहेगा, एक कोने में बैठा रहे, किसी से कोई बात नहीं करे, कोई भी उसको किसी बात से अगर कोई व्यक्ति उसको कुछ सलाह देता है, कोई बात करने की कोशिश करता है तो उससे उसको इरिटेशन होती है। ठीक, ये स्थिति कई दिनों तक भी चल सकती है। सेकंड इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है डिप्रेशन का सिग्निफिकेंट वेट लॉस। दिस मीन्स जो टोटल बॉडी वेट है उसका 5% वेट लॉस हो जाना लगभग 1 महीने में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम। थर्ड वन इज दी सीवियर इंसोमेनिया। कहने का मतलब ये है कि उसको नींद नहीं आती, कुछ भी करने पर इंसोमेनिक हो जाता है व्यक्ति। फोर्थ वन इज दी एक्यूट फैटिग, हर समय उस व्यक्ति को थकान रहती है, और थकान भी बहुत ज्यादा, मतलब थका थका महसूस करता है, कोई काम करने का उसको मन नहीं करता है, बैठे रहना या उठना भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और 5वां जो सिम्टम है सस्टेन एंड कंटिन्यूअस फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, वो समझता है कि मेरी इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मेरा मूल्य नहीं है, मेरी कोई भी सुनता नहीं और मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं, इससे अच्छा तो मेरा यहाँ ना होना ही ठीक है। तो जो प्रोटोटिपिकल अप्रोच है वो ये मानती है कि व्यक्ति के जो 5 सिम्टम हमने बताए डिप्रेशन के, इनमें से कम 3 उसके अंदर होने चाहिए, तभी व्यक्ति को डिप्रेसिव डेजिग्नेट किया जा सकता है। लेकिन कैटेगोरिकल अप्रोच और डायमेंशनल अप्रोच ये कहती है कि नहीं, उस व्यक्ति के अंदर क्लियर कट सभी सिम्टम्स हो और उसकी जो कैटेगराइजेशन है तभी वो पर्टिकुलर कैटेगरी में हो पाए। तो प्रोटोटिपिकल अप्रोच, कैटेगरिकल और डायमेंशनल में यही एक मेजर डिफरेंस है। दिस वाज द पॉइंट, मींस इंडिविजुअल शुड मैनिफेस्ट एट लीस्ट मिनिमम criteria, that is minimum 3 or 4 symptoms prior to be designated in a particular category. किसी का भी कोई प्रश्न यहां नहीं मुझे दिखाई दे रहा? चलो, अगर नहीं है तो आज के लिए हमारा इतना ही, बाकी कल मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।